आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी हम पढ़ रहे थे और 2 थिंकर हमने पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपने उनको समझा भी होगा। आंसर नहीं भेजे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसा आपको समय मिलेगा आप भेज देंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आज हम थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मूर और रसेल के बाद। मूर और रसेल के बाद जो आपके तीसरे थिंकर हैं, दूसरी बात कल से हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास के अंदर आने की। तो किर्केगार्ड एक एग्जिस्टेंस को मानने वाले फिलोसोफर है, अस्तित्व को मानने वाले फिलोसोफर है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अस्तित्ववाद? किर्केगार्ड, नीत्शे, सॉत्र, हाइडेगर, ये फिलोसोफर है जो अस्तित्व को मानते हैं। किसके अस्तित्व, किसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं? कौन सा एग्जिस्टेंस यहाँ पर बात किया जा रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सर कौन सा एग्जिस्टेंस, यहाँ कौन से एग्जिस्टेंस को माना जा रहा है? तो यहाँ पर जिस एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है वो एग्जिस्टेंस है कौन सा? ये वो एग्जिस्टेंस है जिसके अंदर ये चीज समझाई जा रही है कि हम केवल और केवल मानव के अस्तित्व की बात करते हैं। हम केवल और केवल उसी अस्तित्व को मानेंगे जिसके कारण फिलॉसफी का अस्तित्व है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण ज्ञान हो सकता है। अगर वो अस्तित्व नहीं होता तो शायद ज्ञान भी नहीं होता। हम उस अस्तित्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर किर्केगार्ड, नीत्शे, सॉत्र, हाइडेगर, ये सब वो दार्शनिक हैं जिन्होंने मानव के अस्तित्व को माना। ये अगर इसका पीछे का बैकग्राउंड बताने की मैं कोशिश करूं आपको, तो ये एक ऐसा दर्शन है जो अचानक से बाहर आया, अचानक से सडनली झटके से बाहर आया। किसी को उम्मीद नहीं थी इसकी। इमेजिन कीजिएगा, अगर एक छोटी सी एक आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करूं मैं। इमेजिन कीजिएगा, एक कहीं प्रोग्राम चल रहा है, 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग बैठे हैं वहां पर और सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ज्ञान ऐसे आता है, ज्ञान वहां से आता है, ज्ञान ऐसे आता है। अचानक से एक आदमी हाथ खड़ा करे, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे और पूछे, सर ज्ञान तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान नहीं आता तो क्या ज्ञान आ जाता क्या? अगर इंसान नहीं आता तो क्या ज्ञान आ जाता? कौन पहले आया, ज्ञान या इंसान का अस्तित्व? कौन जरूरी है, ज्ञान या इंसान का अस्तित्व? ज्ञान खत्म हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा। इंसान का अस्तित्व अगर खत्म हो गया तो क्या ज्ञान आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है। जो सामने व्यक्ति बैठा है सीनियर, वो शांत होगा एकदम, वो कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? निरुत्तर करने वाली परिस्थिति है ये। निरुत्तर, आंसरलेस, उत्तर है ही नहीं अब। ऐसा ही हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, पाश्चात्य जगत के अंदर ऐसा ही हुआ। जब वहां पर अचानक से किसी ने ये कहा कि इंसान के अस्तित्व का क्या वैल्यू है, अभी तक हमने इंसान के अस्तित्व का कुछ किया ही नहीं, हमने अभी तक इंसान के एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यूएशन ही नहीं दी, जबकि सबसे पहले आया इंसान का अस्तित्व, फिर आया ज्ञान। तो पूरा का पूरा पाश्चात्य जगत अचानक से बोल उठा, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। और इस विचारधारा का नाम हुआ कि ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, मानव के अस्तित्व के ऊपर आधारित है, इसलिए इसका नाम डाला गया अस्तित्ववाद। ये इसके पीछे की कहानी कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर बेस्ड थी, इसलिए इसका नाम डाला गया मानव अस्तित्ववाद। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रिकेट क्या कहते हैं। कि क्रिकेट का जो अस्तित्ववाद है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं, अगर आपको समस्या आए तो प्लीज एक बार मैं देख लेता हूँ पहले। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया आई थिंक। अब भी थोड़ा सा बड़ा है। अब ठीक है। कि क्रिकेट का जो अस्तित्ववाद है वो देखते हैं अब हम। कि क्रिकेट का अस्तित्ववाद जिस वक्त सामने आया, उस वक्त फिलोसफिकल वर्ल्ड के अंदर हीगल का जो आपका बौद्धिक चिंतन है, आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस का जो मेथड था, बुद्धि का जो चिंतन की प्रक्रियाएं हैं, वही कहीं ना कहीं हमेशा पढ़ा जाता था। हम्म हीगल के अलावा कोई ऐसा था ही नहीं जिसने इंसान की बुद्धि पर काम किया हो।
वो कहता था कि बुद्धि सर्वोपरि है, इंसान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, यूनिक एक एक यूनिक क्रिएशन जो है इस प्रकृति का वो है इंसान की बुद्धि। तो लोगों ने कहा हीगल सबसे बड़ा है, हीगल सबसे बड़ा है, हीगल की बहुत बड़ी वैल्यू थी। लेकिन हीगल की कुंडली में जो सबसे बड़ा शनि आकर बैठा उसका नाम था किर्केगार्ड। लोग हीगल से बोर हो गए थे। लोगों ने कहा यार हीगल ठीक है, बुद्धि की तो बात कर रहा है, सही है, ठीक है, बुरा भी नहीं है, तो ठीक है सुन लेते हैं। किर्केगार्ड ने कहा नहीं, बुद्धि कहां से आई? साहब बुद्धि तो इंसान की है। इंसान कहां से आया? साहब इंसान को प्रकृति ने बनाया। तो सबसे पहले इंसान आया या बुद्धि आई? साहब वो तो इंसान ही आएगा ना पहले तो। दैट्स इट। तो फिर बुद्धिवाद क्यों, अस्तित्ववाद क्यों नहीं? लोगों ने कहा अरे यार ये क्या था, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। किर्केगार्ड ने हीगल के वजूद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा किया, एक क्वेश्चन मार्क। और कहते हैं कि किर्केगार्ड की ये जो क्वेश्चन मार्क प्रोसेस था, इसने हीगल का जो अट्रैक्शन था वेस्टर्न फिलॉसफी में उसे कम कर दिया। और इसीलिए लोगों ने कहा कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो फिलॉसफी है, ये अचानक से पैदा हुई है। और इसीलिए इसको आकस्मिक दर्शन कहने लगे लोग। सडनली आई है ये तो। अस्तित्ववाद का पूरा फोकस रहता है ह्यूमन फ्रीडम, मानवीय स्वतंत्रता। मानव के कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो खुद इंसान कर सकता है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, चाहे आपको किर्केगार्ड आए, चाहे आपको सॉत्र आए, चाहे आपको नीत्शे आए, चाहे आपको हाइडेगर आए, हालांकि इतना एग्जाम में नहीं है आपके। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लोग केवल ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मानते। भगवान नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, कोई हाइपोथेसिस नहीं मानते, किसी प्रकार की कल्पनाएं नहीं मानते, अंधविश्वास नहीं मानते। तो किसको मानते हैं? इंसान के एग्जिस्टेंस को, इंसान के अस्तित्व को, इंसान के वजूद को। इसके अलावा ना किसी को भी ना। इंपॉर्टेंट कौन है? ह्यूमन। भगवान को मान लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? भगवान को मानने से इंसान सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो क्या किया जाए? भगवान को मत मानो। ओके, ठीक है। इट मीन्स इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट, बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। ये इनका प्लस पॉइंट भी था और ये माइनस पॉइंट भी था। प्लस भी था, माइनस भी था। माइनस कैसे? फिलॉसफी में एक्सट्रीम को कोई भी परमिशन नहीं है। फिलॉसफी में एक्सट्रीम कुछ नहीं होता। फिलॉसफी में पॉसिबिलिटीज होती है। जिसके पास संभावना है दर्शन में वो आगे तक जाएगा। दर्शन में, फिलॉसफी में जो एक्सट्रीम की बात कर गया कि मैं सबसे बेस्ट बात बता रहा हूं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता, वहीं से वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। यही रीजन था। ये अस्तित्ववाद एक टाइम बाद अचानक खत्म भी हो गया, अचानक खत्म हो गया। अगर एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आए, अगर अस्तित्ववाद का क्वेश्चन आए, तो उसमें यह बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने केवल ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी और किसी की बात नहीं। किर्केगार्ड ने मानव को एक मूर्त व्यक्ति की संज्ञा दी है, मतलब पर्सनैलिटी विद फॉर्म। इस मूर्त सत्ता की व्याख्या हम अमूर्त प्रत्ययों के आधार पर नहीं कर सकते। फॉर्मलेस जितने भी आइडियाज हैं उनके बिहाफ पे आप ह्यूमन का कभी भी एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं सकते। किर्केगार्ड कहते हैं इंसान एकमात्र एक ऐसी एंटिटी है इस अर्थ के ऊपर जिसका कंपैरिजन करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ये इतना यूनिक है, ये अपने आप में यूनिक है। किर्केगार्ड ने हीगल का बुद्धिवाद का, जिसको मैं कहूं बुद्धिवाद ही कहूं मैं इसको, या रैशनलिज्म कहूं, बेसिकली बुद्धिवाद नहीं, इन्होंने हीगल का खंडन किया, हीगल को क्रिटिसाइज किया। ये कहते हैं कि बुद्धिवादी जो कंक्लूजन्स हैं, बुद्धिवादी जो डिस्कशंस हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, जबकि इंसान कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, मानवीय सत्य की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो मेंटल एनालिसिस हैं,
वो हमें इस तरीके से गाइड करे कि ये ज्ञाता और ज्ञेय का जो द्वंद्व है उसको कहीं ना कहीं खत्म करते हैं। मैं नॉलेज करने वाला हूँ, आपकी मुझे नॉलेज करनी है, मैं ज्ञाता हूँ, आप ज्ञेय हैं। ज्ञाता वो होता है जो नॉलेज सीकर जिसको हम कहते हैं, वो ज्ञान का भूखा है। ज्ञेय वो है जिस ऑब्जेक्ट का मुझे नॉलेज करना है। तो ज्ञाता और ज्ञेय का द्वंद्व समाप्त हो जाना चाहिए, तभी सत्य की प्राप्त की जा सकती है। मछली समुद्र में रहकर अगर कहे कि पानी को मैं ढूंढ रही हूं, तो ये बेवकूफी है। मछली ही पानी है, पानी ही मछली है, ऑब्वियसली बात है। मैं कहूं कि मैं हवा को ढूंढ रहा हूं, हवा ही मैं हूं, मैं ही हवा है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, हवा मेरे अंदर भी है, हवा बाहर भी है। जब तक ज्ञान इस तरीके का नहीं हो जाएगा तब तक आप एक्सट्रीम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बुद्धिवादी जो है वो विश्व को बुद्धि की अभिव्यक्ति कहते हैं, कि ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन ऑफ माइंड कह सकते हैं हम इसको। कि क्रिकेट ने कहा कि यहां मानव के स्वतंत्र प्रयत्न का कोई स्थान ही नहीं रहा। स्वतंत्र प्रयत्न, बुद्धि ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। बुद्धि के अंदर पहले से प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी जिसको हम कहते हैं, पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम, इसके आधार पर सब कुछ बन गया। तो क्रिकेट कहते हैं अच्छा, तो अब जो इनोवेशन हो रहा है उसको आप इनोवेशन क्यों कह रहे हैं? वो तो पहले से बुद्धि में था। वो इनोवेशन थोड़ी होगा, वो कोई खोज थोड़ी है, आविष्कार थोड़ी है। तो कि क्रिकेट कहते हैं जो मेरा इंडिविजुअल थिंकिंग है वो तो कहीं ना कहीं आपने डैमेज कर दिया, मेरे एग्जिस्टेंस पे आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता। कि क्रिकेट ने कहा कि बुद्धिवाद जो है वो अमानवीयकरण, बेसिकली इनका कहना था कि बुद्धिवाद में आपने बुद्धि को, आपके माइंड को इतना सुपीरियर बना दिया कि ये इंसान के वजूद से भी बड़ा बन गया, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं ह्यूमन फ्रीडम, मानवीय स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, जो कि गलत है। ये कंसेप्ट ही गलत है। कि क्रिकेट इस कंसेप्ट के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि इनका कहना था इंसान वही सक्षम है, वही सफल है, वही कैपेबल है, वही फ्री है जो कंप्लीट फ्री हो। इनर और आउटर दोनों वर्ल्ड के अंदर जो कंप्लीट फ्रीडम को कहीं ना कहीं फील करेगा वही रियल में इंसान कहलाएगा, अदरवाइज इंसान नहीं है। कि क्रिकेट के दर्शन का महत्व ये रहा कि इन्होंने मानव की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसी क्रम में हम इनकी संकल्प की स्वतंत्रता पर चर्चा कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ विल। संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सभी अस्तित्ववादी कहीं ना कहीं एग्री हैं। यह माना गया कि मानव का होना ही स्वतंत्रता की सबसे पहली और सबसे आखिरी शर्त है। अर्थात मानव एक ऐसी सत्ता है जो बचपन से मृत्यु तक स्वतंत्रता का भोग करता है। इसलिए मानव इस ग्रह के ऊपर यूनिक है। प्रकृति ने किसी भी दूसरे जीव को इतनी फ्रीडम नहीं दी है। इट मीन्स ये सांप का एक बच्चा है, ये सांप बड़ा हो गया और ये सांप बूढ़ा हो गया जब उसको मरना था, और वो सांप ही मर गया। इट मीन्स सांप की कहानी सांप के ऊपर जाकर सांप के ऊपर खत्म हो गई। प्रकृति के अंदर एक कॉमन एक फेनोमेना है, गाय का बच्चा पैदा हुआ, वो गाय ही पैदा हुआ, गाय ही बड़ा हुआ, गाय ही मर गया। अगर वो सांड पैदा हुआ तो सांड रहा, सांड रहा, सांड मर गया। लेकिन इंसान के साथ प्रकृति ने ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखा। प्रकृति ने इंसान के साथ रिलेशन रखा। हमने एक, आपको याद हो तो हमने पीछे ही पढ़ा था एक कंसेप्ट, हाँ, इंटेलेक्ट। एक इंसान है, ये एक इंसान है, इसको इतनी फ्रीडम है, ये चाहे तो राक्षस बन जाए, ये चाहे तो बुद्ध बन जाए, ये चाहे जैसा है वैसा मर जाए। लेकिन इसके इतनी फ्रीडम है, इसके पास इसकी इतनी फ्रीडम ऑफ विल है, चाहे तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव बन जाए, चाहे तो एक्सट्रीम पॉजिटिव बन जाए, चाहे तो ये जैसा है वैसा ही रहे। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना, ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी फ्रीडम जिसको हम कहें, इंसान के अलावा किसी को नहीं दी। और यही है इंसान की फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता। मानव अगर किसी चीज का संकल्प कर ले तो वो उस संकल्प को पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि मानव को यह संकल्प करने के लिए नेचर ने एक स्वतंत्रता दी है।
इस प्रकार हमें मानव अस्तित्व की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है। एक जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं सुख ढूंढता है, हिडोनिज्म ढूंढता है। दूसरी जहां वो एथिक्स ढूंढता है। तीसरा वो धर्म ढूंढता है। कि क्रिकेट कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में इनमें से किसी एक को ही स्वीकार कर सकता है। या तो वो सुख ढूंढेगा जैसे चारवाक, या वो नीति ढूंढेगा कि मैं नीति के हिसाब से काम करूं जैसे जैन दर्शन, जैसे वेदांत दर्शन, या वो केवल धर्म ढूंढेगा कि धर्म जीवन ही सर्वोपरि है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएंगे, मीमांसा मिल जाएगा, वेदांत में ही बहुत सारे मिल जाएंगे, बुद्ध दर्शन में बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो यदि कोई सुख मूलक सिद्धांत को स्वीकार करता है तो वह अपनी पूरी उम्र सुख की ही कामना करेगा और इसी की प्राप्ति के लिए काम करता रहेगा। उसके जीवन में नैतिकता और धर्म का प्रभाव होगा लेकिन कम दिखाई देगा। ऑब्वियसली बात है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इन तीनों का टोटल 100 होता है तो यहां पर फिक्स है, एक 50 के रेशो में रहेगा, रिमेनिंग दो 25 के रेशो में ही रहेंगे। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, इसको 50 कर दूं तो ये 25 और ये 25। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये 50 तो ये 25 और ये 25। अगर मुझे सुख चाहिए तो नीति और धर्म तो मेरे जीवन में है, लेकिन ये सुख के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चोर केवल अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है। एक बड़ा गैम्बलर, जुआरी, सट्टेबाज, वो सुख प्राप्त करना चाहता है। नीति तो उसके जीवन में है, वो अपने आदमी को नहीं ठगेगा, अपने घर के अंदर डाका नहीं डालेगा। नीति तो है, धर्म भी उसके जीवन में है, जिसको भगवान को मानता है, जिस गुरु को मानता है वो मानेगा, उसके घर में चोरी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी चोरी तो करेगा। ठीक है। यही आपके क्रिकेट समझाना चाहते हैं। जब वो धर्म मूलक सिद्धांत की बात करेगा तो यहां पर वर्तमान और भविष्य ईश्वर के ऊपर छोड़ देगा और अंतःकरण के आधार पर कार्य करने लग जाएगा। लेकिन वही बात है, वहां पर नैतिकता और सुख अब कम हो जाएंगे। सत्य आत्मनिष्ठ है। यहां सत्य का अर्थ है ऐसे सत्य जिनका संबंध आपके परम सुख से है, मोक्ष से, भक्ति से, प्रेम से। हमें व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति विषयों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है तथा इसी कारण इनके बारे में हम अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस सत्य की बात की जा रही है वह वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तु से संबंधित नहीं है तथा इनके बारे में हम अवधारणा का निर्माण भी नहीं कर सकते। ये आत्मनिष्ठ है, मेरी आत्मा के हिसाब से ही चलता है, मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वस्तुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। सुख वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। किसी को भूखे होने पर खुशी मिलती है, किसी का पेट भरा हो तो भी उसे खुशी नहीं मिलती। ये वस्तुनिष्ठ चीजें नहीं है। कोई सूखा चावल खाकर खुश है तो कोई बने हुए चावल को पाकर भी खुश नहीं है। अगर खुशी चावल में होती तो जिसके पास अच्छा चावल है वो ज्यादा खुश होता, जिसके पास कम कच्चा चावल है वो कम खुश होता। लेकिन ये खुशी, ये आनंद, ये सुख वस्तु से संबंधित नहीं है, आत्मा से संबंधित है। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्रिकेट कह रहा है। यदि हम परम सुख को वस्तुओं से जोड़कर वस्तुनिष्ठ माने तो इससे एक वस्तुनिष्ठ अनिश्चितता, कंफ्यूजन वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। हो सकता है ये कंफ्यूजन जानने की जिज्ञासा को और तीव्र कर दे और ये जिज्ञासा ही ज्ञान प्राप्ति का एक कारण बन जाए। सत्य हमारे अंत में घटित होता है, हमारे अंदर ही घटना होती है, बाहर कुछ नहीं है सत्य। हालांकि कि क्रिकेट का क्रिटिसिज्म भी हुआ इनका। यहां सत्य व सत्य की अलग अलग व्याख्या की गई है जो संभव नहीं है। भाषा दर्शन में यह माना जाता है कि सत्य प्रतिज्ञप्तियों की विशेषता है, जबकि क्रिकेट ने सत्य का ऐसा कोई प्रयोग किया ही नहीं। कि क्रिकेट छोटे से फिलोसफर हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। पूरे किक्रिगढ़ हो गए। अब मैं एक बार समरी बता देता हूँ किक्रिगढ़ की, किक्रिगढ़ को किस प्रकार से पढ़ा जाए। शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे, नीत्से को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। किक्रिगढ़ अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। किक्रिगढ़ ने आपको समझाया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस कितना जरूरी है, मानव का अस्तित्व कितना जरूरी है। इनका जो कंसेप्ट है फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, किक्रिगढ़ कहते हैं कि हमने
इंसान के संकल्प की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, हमने इंसान की फ्रीडम ऑफ विल को खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। फ्रीडम ऑफ विल को आप खत्म नहीं कीजिएगा। फ्रीडम ऑफ विल को अगर आप खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं इंसान का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। आज मेरी विल पावर है, मेरी ये विल पावर है कि मैं चाहूं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं। आज ये मेरी विल पावर है, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा चोर बन जाऊं। ये मेरी विल पावर है, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। ये मेरी विल पावर है, मैं चाहूं तो एक बिहार के अंदर बड़ी पोस्ट के ऊपर कार्यरत व्यक्ति बन जाऊं। बट अगर मेरी इस विल की फ्रीडम को खत्म कर दिया गया, एक मैं आपसे कहूं कि भैया सुनो, आप सभी को स्टेट पीसीएस नहीं, आप सभी को आईएएस बनना है। कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, हमें तो नहीं बनना। ना ना, आपसे पूछा नहीं गया, आपको बताया गया है आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। फ्रीडम ऑफ विल मतलब मुझे मेरी लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं, ये किसी के प्रेशर में आकर नहीं, मेरी फ्रीडम है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो डिसीजन लूंगा। ये है फ्रीडम ऑफ विल। और जब तक फ्रीडम ऑफ विल किसी के अंदर नहीं आएगा, तब तक वो रियल डेफिनेशन के अंदर इंसान नहीं कहला सकता। तो ये है आपके क्रिकेट। कल एक और फिलोसफर, हो सकता है कल लाइव हो, तो तब तक धन्यवाद। वैसे 1 तारीख से लाइव होगा, कल का मैं नहीं कह सकता, बट धन्यवाद।